जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का पीछे अभ्यास के इस 15,000 एमसीक्यू की पूरी सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक है आपका नागरिकता और दूसरा आपका फंडामेंटल राइट। तो इन दोनों टॉपिक से प्रीलिम्स के पेपर में हर बार क्वेश्चंस बन करके आते हैं। तो आज का हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम लोग इन पूरे टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं सबका एक प्रॉपर एनालिसिस करें और उसके साथ साथ उनका एक डिटेल डिस्कशन करते चले ताकि हमको चीजें याद रहें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सिटीजनशिप अगर मैं इसकी बात करूं तो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो नागरिकता है वो संविधान के भाग 2 के अंतर्गत दी गई है। संविधान का जो पार्ट 2 है उसके अंतर्गत इसको मेंशन किया गया है। ठीक है, संविधान का भाग 1 क्या कहता है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है, और उसके बाद जो भाग 2 है वो बात करता है नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को आर्टिकल्स बताऊं तो यहाँ पर ध्यान देना, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक के आर्टिकल यहाँ पर शामिल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को यहाँ पर समझनी है वो ये समझनी है कि देखो, संविधान जो है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो नागरिकता के कॉन्सेप्ट को देता है वो केवल ये बात बताता है कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू होता है उस समय भारत का नागरिक कौन रहेगा। ध्यान से समझना, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आप लोगों को। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल ये बात बताता है कि आपका भारत में, आपके देश भारत में नागरिक 26 जनवरी 1950 को कौन रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके बाद कौन नागरिक बनेगा, कौन नागरिक नहीं बनेगा, इसके संबंध में जो प्रोविजंस होंगे उसका अधिकार दे दिया किसको? संसद को। क्या समझना, यहां पर जो आर्टिकल नंबर 11 है, आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 ये आपके संविधान के पार्ट 2 में शामिल होता है। इसमें जो आर्टिकल नंबर 11 है वो ये बात कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद से किस व्यक्ति को भारत का नागरिक बनना है, फिर उसके लिए क्या शर्तें होंगी, वो शर्तें तय करेगा पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसके बाद सारी पावर पार्लियामेंट के पास सौंप दी जाती है। और आपको पता है इसीलिए अभी रिसेंट में हमने देखा भी होगा कि सीएए को लेकर के पार्लियामेंट ने अपना एक एक्ट लेकर के आया था। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। बातें क्लियर है ना? तो दो तीन बातें बहुत क्लियर समझना। हाँ, संविधान में जो नागरिकता की बात की गई है तो उस नागरिकता को हम कहते हैं उसके एक्विजिशन के लिए, नागरिकता अर्जन करने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। ठीक है, उन शर्तों को अगर मैं कुछ पैरामीटर्स में डिवाइड करूं कि एक व्यक्ति को अगर भारत की नागरिकता लेनी है तो उसके क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, तो कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर बताए गए, एक बार ध्यान समझना। पहला पैरामीटर ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बाई बर्थ इंडिया का है, ठीक है, तो वो क्या होगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, सेकंड यहां पर ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने वंश के आधार पर भारत का नागरिक होता है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। कुछ कुछ शर्तें उसके अंतर्गत होती है, लेकिन जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर ये दो शर्तें हैं। इसके बाद क्या है भाई? ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी, आप पंजीकरण के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं? भारत के नागरिक यहाँ पर बन सकते हैं। इसके अलावा आप एक प्रक्रिया और होती है, इसको हम लोग कहते हैं नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिकरण। क्या समझ ना, जो प्राकृतिकरण वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें ये है कि अगर आप 12 वर्ष तक लगातार नहीं, ठीक है, कुछ कुछ समय में आपने 12 वर्ष भारत में अगर आप रह चुके हैं और उसमें से जो लास्ट का 1 साल है आप लगातार भारत में रहे हुए हैं, तो आपको भारत का नागरिक इस प्रक्रिया के तहत बना दिया जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिकरण, मतलब नेचुरलाइजेशन के माध्यम से भारत के नागरिक यहाँ पर बन सकते हैं। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और होता है कि भाई अगर भारत सरकार ने ये किया कि उसने एक डिक्लेयर कर दिया कि आज से जो पाकिस्तान है वो भारत का हिस्सा रहेगा, तो उनके जो नागरिक होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? भारत के नागरिक बन जाएंगे। मतलब क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर भी हम भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो ये 5 पैरामीटर है भारत के नागरिक बनने के लिए। इसी की तरह से अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, तो भारत के नागरिकता समाप्त होने के लिए भी 3 प्रोविजन यहाँ पर दिए गए, 3 प्रकार यहाँ पर दिए गए। जैसे कि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता कैसे त्याग सकता है, तो पहला तो कॉन्सेप्ट है कि वॉलंटरी त्याग करे, मतलब स्वैच्छिक रूप से भारत की नागरिकता वो त्याग कर दे, वो ये कह दे कि हम भारत के नागरिक नहीं रहना चाहते और वो अपना जो भी डॉक्यूमेंट है सरकार के पास सबमिट कर दे। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि आप स्वैच्छिक तौर पर भारत की नागरिकता को छोड़ दीजिए। सेकेंड ये है कि बर्खास्तगी के द्वारा। इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता का ग्रहण कर लेता, ध्यान समझना, क्योंकि हमारे भारत में एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। हमारे भारत में क्या है? हमारे भारत में एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, यहां पर दोहरी नागरिकता नहीं है। ठीक है, इस वजह से अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप केवल एक देश के नागरिक रह सकते हैं। ये बात बहुत क्लियर यहां पर मेंशन किया गया। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अक्षय कुमार ने क्या किया था कि कनाडा की नागरिकता ले ली थी, तो जैसे उन्होंने वहां की नागरिकता लिया उनकी भारत की नागरिकता क्या हो गई? समाप्त हो गई। ठीक है, तो बर्खास्तगी के द्वारा ये सेकंड स्टेप होता है। ठीक है, हालांकि बाद में अक्षय कुमार ने फिर से नागरिकता ले ली, जब उनकी बहुत आलोचना हुआ तो उन्होंने फिर से भारत की नागरिकता यहाँ पर ले ली है, ना समझना।
तो बर्खास्तगी के द्वारा हो गया। थर्ड यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि वंचित करने के द्वारा। सरकार भी अगर चाहे तो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ लोगों को भारत के नागरिक से हटा सकते हैं। उसके कई सारे रूल्स हैं कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, कुछ भारत के खिलाफ कुछ कार्य कर रहा है, भारत के शत्रु देश के साथ मिले कुछ कार्य कर रहा है, तो उसकी भारत की नागरिकता यहाँ पर समाप्त की जा सकती है। तो ध्यान समझना, जो सिटीजनशिप का ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के आर्टिकल नंबर 11 तक यहाँ पर शामिल है। आर्टिकल 11 इस बात को मेंशन करता है कि भविष्य में नागरिकता के लिए क्या शर्तें होंगी ये तय करेगा पार्लियामेंट, मतलब संसद को यहाँ पे सारे अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने सौंप दिया है। नागरिकता ग्रहण करने के, नागरिकता को एक्वायर करने के 5 प्रकार बताए गए हैं कि आप जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, प्राकृतिकरण के द्वारा, आप पंजीकरण के द्वारा, या फिर आप क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा। ठीक है, अगर कोई भारत सरकार किसी क्षेत्र को अधिग्रहित कर लेती है तो उसके द्वारा भारत के नागरिक यहाँ पर बन सकते हो। 3 प्रकार है नागरिकता को छोड़ने का। एक है आप वॉलंटरी त्याग करो, आप स्वैच्छिक रूप से त्याग कर दो, आप बर्खास्तगी कर लो, आप किसी और देश की नागरिकता ले लो, आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, या फिर थर्ड, सरकार आपको किसी कारणवश भारत की नागरिकता से हटा दे। बहुत सारे कारण हो सकते हैं भाई इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, दिल पर नहीं लेना है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, अब देखो भाई, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। हम लोग कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, पहला कह रहा है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में नागरिकता के संबंध में प्रावधान दिया गया। तो अभी तक मैं कहानी नहीं सुना रहा था, मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था। ठीक है, ध्यान समझना, भाग पूछा गया है, आंसर बहुत क्लियर है। भाग 2 के अंतर्गत आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 की यहाँ पर बात की जाती है, तो आंसर बहुत क्लियर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। हमारे यहाँ पर बहुत क्लियर बात है, हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता है। मैंने जितना स्टेटमेंट अभी तक बोला है ना, उन हर स्टेटमेंट पर एग्जाम में क्वेश्चंस बना हुआ है, वही मैं डिस्कस कर रहा था, वही क्वेश्चन फॉर्मेट में आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। देखो अमेरिका में क्या है, वहां पर दोहरी नागरिकता है। वहां पर जो व्यक्ति होता है वो अमेरिका का भी नागरिक होता है और उसके साथ तो वहां पे जो स्टेट्स हैं उन स्टेट का भी अलग से नागरिक बन जाता है। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, भारत में एकल नागरिकता दी गई है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वो क्या करे, भारतीय नागरिकता का परित्याग करे। मैंने क्या बताया आप लोगों को कि नागरिकता को खोने के 3 तरीके बताए गए हैं। आप या तो स्वैच्छिक रूप से त्याग कर दो, तो पहला ऑप्शन तो वही दे रहा है कि स्वैच्छिक रूप से वो क्या करे, त्याग कर दे। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है कि स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो बर्खास्तगी हो गई यहाँ पर, जैसे कि अक्षय कुमार ने किया था। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा थर्ड क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर ले। अब किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने से थोड़ी नागरिकता चली जाएगी, ऐसा तो असंभव है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर गलत हो गया। अभी एक कोई केस भी तो फेमस होता है ना, एक तो भाभी आई थी पाकिस्तान से, ठीक है, तो उसकी नागरिकता थोड़ी चली गई। तो किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने से आपकी नागरिकता यहाँ पर नहीं जाएगी, ये बात ध्यान से समझना। ठीक है, फिर कह रहा है कि सरकार की आलोचना करने से, भाई ये भी कारण मैंने नहीं बताया, मैंने नागरिकता को त्याग करने के 3 कारण बताए हैं। मैंने क्या कहा कि आप या तो स्वैच्छिक रूप से त्याग कर दो, या तो आप बर्खास्तगी के माध्यम से चले जाओ, या फिर सरकार आपको खुद ही हटा देगी, भाई तुम नागरिक यहाँ पर नहीं रह सकते हो। ठीक है, तो उन उन तीनों कॉन्सेप्ट में ये जो 2 लास्ट के कॉन्सेप्ट थे कि सरकार की आलोचना करना या फिर किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करना, ये यहाँ पर शामिल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति इन दोनों कारणों से अपनी नागरिकता को नहीं खो पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, केवल 1 और 2 जो आंसर है आप लोगों का वो यहां पर सही होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो आई होप की बात आप लोगों को यहां पर समझ में आई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। ठीक है, जो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं केवल वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आप लोगों से। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर, कह रहा है कि निम्न में से कौन सिटीजनशिप के अर्जन हेतु, ठीक है, एक्वायर करने हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। ध्यान समझना, मैंने क्या कहा था आप लोगों से कि 26 जनवरी 1950 यहां तक तो काम कॉन्स्टिट्यूशन ने कर दिया आपका, उसने बता दिया कि क्या शर्तें होंगी नागरिकता ग्रहण करने की, लेकिन उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी गई, संसद को दे दिया गया। ठीक है, तो देखो सी नहीं, डी वाला विकल्प, केवल जो संसद है, केवल जो पार्लियामेंट है, केवल वो ये बात तय कर सकता है कि नागरिकता ग्रहण करने की यहां पर शर्तें क्या है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अच्छा, ये आपके सिटीजनशिप के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब फंडामेंटल राइट से करीब 50-60 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो हम लगातार फंडामेंटल राइट्स के सारे क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। देखो भाई एक बात समझना, फंडामेंटल राइट को हम लोग फंडामेंटल क्यों कहते हैं, पहले तो इस बात को समझने का प्रयास करो कि हम लोग मूल अधिकार को मूल क्यों कहते हैं।
दरअसल किसी भी व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए, चहुमुखी विकास का मतलब क्या है, उसका भौतिक विकास, उसका बौद्धिक विकास, उसका आध्यात्मिक विकास, उसका नैतिक विकास, सभी प्रकार का जो विकास है वो करने के लिए फंडामेंटल राइट बहुत जरूरी होते हैं। यही कारण है कि उनको फंडामेंटल राइट कहा जाता है। अब देखो भाई, अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस करूं तो संविधान का जो भाग 3 है, ठीक है, नागरिकता भाग 2 के अंतर्गत आता है। नागरिकता के बाद उन नागरिकों को कौन से राइट्स दिए गए हैं वो आते हैं भाग 3 के अंतर्गत, ठीक है, संविधान के पार्ट 3 के अंतर्गत। और यहाँ पर जो आप लोगों के आर्टिकल हैं वो आर्टिकल आते हैं 12 से लेकर के 35 तक के, ठीक है। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि 12 से लेकर के 35 तक के सभी आर्टिकल्स आप लोगों को एग्जैक्टली याद होना चाहिए कि किस आर्टिकल में क्या बातें कही गई हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस बन करके आता है, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाता हूं, ये बात समझना स्टार्ट करा धीरे धीरे, ठीक है। देखो, अगर हम संविधान के भाग 3 की बात करें तो संविधान के भाग 3 को कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या होता है भाई, अगर मैं आपको बताऊं तो 1200s के अराउंड में क्या हुआ था ना कि जो इंग्लैंड के किंग थे, किंग जॉन जो थे, उन्होंने वहां के लोगों के लिए चार्टर ऑफ राइट जारी किया था, उसको मैग्ना कार्टा कहा गया था, ठीक है। तो चूंकि ये 1200 ईस्वी के अराउंड में यूके के लोगों को दिया गया अधिकार का एक लिस्ट था, तो उसको हमने क्या माना, उसको हमने एक बेस माना। तो अब हम क्या कहते हैं कि जो भारत का संविधान का भाग 3 है, जो पार्ट 3 है, वो क्या है, वो भारत का मैग्ना कार्टा है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न बनकर के आता है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो वो संविधान का भाग 3 है, क्योंकि 1200s के अराउंड में क्या हुआ था कि किसी अंग्रेज राजा ने वहां के लोगों को चार्टर ऑफ राइट दिया था, अधिकारों का एक पत्र सौंपा था, ठीक है, जिसको मैग्ना कार्टा कहते थे। तो उसी को बेस मान करके हम लोग अपने फंडामेंटल राइट को भी भारत का मैग्ना कार्टा यहाँ पर कहते हैं। पहली बात तो ये बात समझना। दूसरी बात यहाँ पर जो समझने लायक है वो समझो ये कि जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं ना, तो जब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ था तो उस टाइम पर मूल रूप से भारत में 7 फंडामेंटल राइट थे, ठीक है, 7 फंडामेंटल राइट। आपको पता है कि जो एक फंडामेंटल राइट था, ठीक है, आर्टिकल नंबर क्या है भाई, आर्टिकल नंबर 31, ध्यान समझना, अनुच्छेद 31 जो है वो क्या हो गया कि अनुच्छेद 31 को हमने 44th अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ था उसमें हमने समाप्त कर दिया, और संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को हमने क्या किया, आर्टिकल 301 के अंतर्गत, ठीक है, एक लीगल राइट या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यहां पर बना दिया कि सरकार बिना किसी लॉ के किसी व्यक्ति को संपत्ति को अधिग्रहित नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो फंडामेंटल राइट नहीं रह गया, अब वो लीगल राइट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आप लोगों का बन गया है आर्टिकल 300A के अंतर्गत, ठीक है। तो पहले 7 फंडामेंटल राइट थे, अभी कितने फंडामेंटल राइट है, अभी आपके पास 6 फंडामेंटल राइट यहां पर दिए गए हैं। वो 6 फंडामेंटल राइट कौन से हैं, एक बार उनको भी देख लेना, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, देखो भाई, राइट टू इक्वलिटी पहली फंडामेंटल राइट हमारी होती है, जो कि आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 के मध्य में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 के मध्य में आपका समता का अधिकार दिया गया है। इसके बाद आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 19 से स्टार्ट होता है और 22 में खत्म होता है, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों का आता है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब रिलीजन का जो स्वतंत्रता है उसका जो अधिकार दिया गया है वो अधिकार आप लोगों का यहाँ पर दिया गया आर्टिकल नंबर 25 से 28 के अंतर्गत। और आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत क्या किया गया है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, मतलब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यहाँ पर दिया गया है आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत। ये आप लोगों के 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। इसके बाद एक और अधिकार आप लोगों को बचा हुआ है आर्टिकल नंबर 32, ये कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार, ठीक है, कि अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो आप आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन फंडामेंटल राइट्स के लिए अपनी डिमांड कर सकते हो, ठीक है। तो ये 6 फंडामेंटल राइट आपको दिया गया है, ये किस क्रम में है, आर्टिकल 14 से 18 में राइट टू इक्वलिटी, ये सारी बातें पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चंस को देखोगे ना, ये सारी बातें वही क्वेश्चंस में रिपीट की गई है, क्वेश्चन में यही सारी बातें पूछी ही गई है कि पूछा क्या जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत शामिल होगा, ठीक है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 20, आर्टिकल 22 ऐसे दे देगा, आपको वहां पर टिक करना रहेगा, ठीक है। तो ध्यान समझना, ये सारे जो मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर क्लासिफिकेशन बताए वो सारे क्लासिफिकेशन याद कर लेना। यहां पर 2 बातें जो जनरली एस्पिरेंट भूल जाते हैं, ठीक है, जैसे क्या हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो फंडामेंटल राइट है वो 12 से लेकर के 35 के मध्य में है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के मध्य में है, ठीक है। और जब हम राइट टू इक्वलिटी पढ़ते हैं, जो पहला फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है। तो आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13 इन दोनों में क्या बातें कही गई हैं, जनरली एस्पिरेंट इस बात को पढ़ नहीं पाते या फिर भूल जाते हैं,
ये गलती मत करना। दूसरी बात, आर्टिकल 32 आपने लास्ट फंडामेंटल राइट पढ़ा था, तो आर्टिकल 32 के बाद आर्टिकल 33, 34 और 35 ये तीनों फंडामेंटल राइट क्या है, ये बात भी आपको एक बार पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 5 राइट पर तो आप ज्यादा फोकस करना, मैं 2 राइट आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ध्यान समझना। आर्टिकल 12, ठीक है, अनुच्छेद 12 फंडामेंटल राइट का भाग 3 का जो पहला आर्टिकल है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि भाग 3 के अंतर्गत, संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जहां जहां भी राज्य शब्द का प्रयोग आएगा, जहां जहां भी स्टेट शब्द का प्रयोग आएगा, उस स्टेट का मतलब क्या है वो आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 ये करता है कि भाग 3 के लिए राज्य शब्द को डिफाइन करता है। इसके अनुसार क्या होता है भाई, राज्य का मतलब, राज्य का मतलब होता है कि केंद्र भी यहां पर एक स्टेट है, एक राज्य है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर आपका डिफाइन करता है राज्य तो है ही है, यूटीज है ही है, इसके अलावा जो लोकल बॉडीज है वो भी स्टेट की भूमिका यहां पर निभा रही होती है। ठीक है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट के जितने भी अदर इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि LIC, ONGC, जितने भी अदर PSUs है, वो सब राज्य की भूमिका को यहां पर निभा रहे होते हैं। बात बहुत क्लियर समझना, कंफ्यूजन मत पालना। आर्टिकल 12 केवल और केवल संविधान के पार्ट 3 के अंतर्गत जो राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है उस राज्य को डिफाइन करता है, बाकी किसी के लिए राज्य शब्द को डिफाइन नहीं करता, बात समझना। ठीक है, तो इस राज्य के अंतर्गत कई बार ऐसा क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 12 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कौन से स्टेट माने जाते हैं। ठीक है, दे देगा आपका लोकल बॉडीज, फिर दे देगा कि LIC, फिर दे देगा ONGC, फिर कुछ आपका और दे देगा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या करना है इसमें से। ठीक है, तो ये सारे चीजें क्या है, आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य के डिफिनेशन में शामिल होती है। आर्टिकल 13 क्या डिफाइन करता है, इसी प्रकार से आर्टिकल 13 ये डिफाइन करता है दोस्तों, वो ये कहता है कि जो फंडामेंटल राइट से असंगत जितने भी कानून या विधियां सरकार बना रही है, वो सारी विद्या क्या होंगी, उस हद तक सुननी होंगी जहां तक वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही होती। जैसे कि मानो सरकार ने कोई एक नया कानून बनाया और फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली आर्टिकल 13 के आधार पे क्या होंगी, वो जीरो हो जाएंगी, क्योंकि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन वहां पर हो रहा है। तो ये आर्टिकल 13 डिफाइन करने का प्रयास कर रहा होता है। और इसके अंतर्गत केवल सरकार के कानून नहीं होंगे, इसके अंतर्गत वो सभी विधियां शामिल होती हैं, इसके अंतर्गत कुछ रूढ़ियां भी शामिल होती हैं, कुछ ऐसे परंपराएं होती हैं वो भी शामिल होती है जो कि एक एक लॉ के तौर पर किसी समाज में लागू रहती है। ठीक है, तो अगर कोई रूढ़िवादी प्रथा है ना, वो भी आर्टिकल 13 के अंतर्गत शामिल होगी। अगर वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही है तो आर्टिकल 13 अपने आप उसको जीरो घोषित कर देगा। तो ये दोनों आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत, और मुझे पता है कि मैक्सिमम एस्पिरेंट इस बात को पढ़ते ही नहीं है। इसी प्रकार से आर्टिकल 33, 34, 35 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 33 क्या कहता है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि मार्शल लॉ क्या होता है। 34 में आर्टिकल 33 कहता है कि भाई कि जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जितनी पुलिसेस हैं, संसद क्या कर सकती है, उनके फंडामेंटल राइट पर युक्त निर्बंधन लगा सकती है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग पढ़ना, 33, 34, 35 हम लोग एक बार रीडिंग करना, 12 और 13 मैंने बता दिया है। अब हम लोग शिफ्ट होते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉरवर्ड में क्या करेंगे, इस पूरे टॉपिक को यहाँ पे कवर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो भाई पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 4 विकल्प दिया गया और पूछ रहे इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। आपको पता है कि साइमन कमीशन जब आया था, ठीक है, तो उसी के बाद में भारतीयों के अंतर्गत भी इच्छा जागृत होती है कि नहीं भाई मैं अपना संविधान का निर्माण खुद करूंगा, हमको अंग्रेजों को एक चैलेंज प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि नेहरू रिपोर्ट बनाई जाती है, तो नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत फंडामेंटल राइट को सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो पहला कदम तो यहाँ पर सही है। इसका मतलब पहला से तो उसका आंसर भी आ गया, हालांकि फिर भी हम लोग सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट में देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि 1935 का जो एक्ट है उसकी बात कर रहा है, अगस्त प्रथा 1940 की बात कर रहा है, क्रिप्स मिशन 1942 की बात कर रहा है। कह रहा है कि इन तीनों में फंडामेंटल राइट को शामिल किया गया था, नहीं शामिल किया था भाई। ठीक है, इन तीनों में कहीं पर भी फंडामेंटल राइट को शामिल नहीं किया गया है, इसको हमने शामिल किया था नेहरू रिपोर्ट 1928 के अंतर्गत। ठीक है, ये बात बहुत दिमाग में क्लियर रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने फंडामेंटल राइट को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता माना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने फंडामेंटल राइट को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा, ठीक है, और सभ्य विश्व के साथ, असभ्य विश्व के साथ नहीं, सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता माना है। तो ये काम किसने कहा होगा, डॉक्टर एस राधा स्वामी कृष्णन। ठीक है,
जो सर्वपल्ली स्वामी कृष्णन थे, उनके द्वारा इस स्टेटमेंट को दिया गया था कि फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल राइट हमारा सभ्य विश्व के साथ एक समझौता है और हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फंडामेंटल राइट के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया गया। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि फंडामेंटल राइट कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। ये कथन तो गलत है। गलत क्यों, मैं आपको समझाता हूँ, देखो समझना। ये कथन इस वजह से गलत है कि आपको पता है कि जब भारत में आपातकालीन प्रावधान मतलब इमरजेंसी प्रोविजंस लागू होते हैं, ठीक है, उस समय क्या होता है कि दो आर्टिकल है, आर्टिकल 358 और 359। 358 ये कहता है कि आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित हो जाएगा अगर देश में क्या हो गया है, बाह्य आक्रमण हो गया है। ठीक है, और नेशनल इमरजेंसी इस कारण से लगी हुई है, तो आर्टिकल 19, ठीक है, अपने आप निलंबित यहां पर हो जाएगा। आर्टिकल 359 क्या कहता है, 359 कहता है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके राष्ट्रपति चाहे तो फंडामेंटल राइट्स के लागू होने के जो कॉन्सेप्ट है उसको निलंबित कर सकता है। मतलब कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, बस ये बात आर्टिकल 359 में कही गई है। तो 358 और 359 आर्टिकल जो है वो तो मौलिक अधिकार के निलंबन के संदर्भ में ही है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत ही हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर कह रहा है दोस्तों आप लोगों का, ध्यान समझिएगा। सेकंड कह रहा है कि प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री की भूमिका नहीं है, ये सारी भूमिका किसकी है, राष्ट्रपति महोदय की हमारी है। ठीक है, ध्यान समझना। अब अगला कह रहा है कि राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, बट फिर भी एक बार देखते हैं कि और क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है, चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर क्या कह रहा है आप लोगों का, कह रहा है कि आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सी और डी में जो बेस्ट विकल्प होगा वो होगा डी, क्योंकि केवल राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित नहीं होगा। अगर आपातकालीन प्रोविजंस लागू हैं, इमरजेंसी लगा दी गई है और तब राष्ट्रपति डिक्लेयर करता है कि निलंबन, तभी निलंबित हो सकता है। केवल राष्ट्रपति की इच्छा यहाँ पर आवश्यक नहीं है, यहाँ पर आपातकालीन प्रावधान भी आवश्यक है। तो आपातकालीन स्थिति में इसका निलंबन किया जाएगा। इसका मतलब है कि डी वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आर्टिकल 358 अपने आप आर्टिकल 19 को निलंबित कर देता है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति की इच्छा भी नहीं चाहिए हमको। ठीक है, तो इसलिए डी विकल्प यहाँ पर क्या हो गया आप लोगों का, सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन और भी बड़ा अच्छा यहाँ पर दिया गया, कह रहा है फंडामेंटल राइट के संदर्भ में 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है इसको पहचानना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या कह रहा है, समझना। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर कह रहा है आप लोगों का कि यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। जो फंडामेंटल राइट है दोस्तों, ध्यान समझना, फंडामेंटल राइट केवल राज्य कृत्य के विरुद्ध गारंटी देता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट राज्य के एक्शंस के विरुद्ध गारंटी प्रदान करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों का सही हो गया। सेकंड कह रहा है कि ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। सही बात है भाई, फंडामेंटल राइट तब से तो वही पढ़ रहे हैं हम लोग। थर्ड क्या कह रहा है कि ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में आपकी प्रियम्बल के अंतर्गत बातें कही गई थी। ठीक है, अब वो फंडामेंटल राइट में है कि नहीं, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, बाद में सोचते हैं उसको। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहले क्या कह रहा है, कह रहा है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, ये तो बात गलत है भाई। आपको पता है कि फंडामेंटल राइट जो लिया गया था हमने यूएसए से लिया हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया हुआ है, यूएसए से फंडामेंटल राइट कॉन्सेप्ट को लिया है। हालांकि हमारी जो फंडामेंटल राइट की भाषा है, जो हमारे भाग 3 की भाषा है, वो हमने कहीं और से ली हुई है। ठीक है, तो पॉइंट क्लियर है आप लोगों का। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। चौथा स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दो। थर्ड बात सही है भाई, जो फंडामेंटल राइट है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तीनों की बात को सुनिश्चित करता है। ठीक है, प्रयास करता है यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। 1, 2 यहाँ पर आप लोगों का सही है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1, 2 और 3 यहाँ पर आप लोगों का सही स्टेटमेंट यहाँ पर हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। ठीक है, अगला बात देखो भाई, अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, किस आर्टिकल के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, तो तब से हम डिस्कस कर रहे हैं संविधान का भाग 3 आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, बी विकल्प यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का, आर्टिकल 13 की बात कर रहे हैं, इसको मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था आप लोगों को। ठीक है, आर्टिकल 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। ना समझना, ये कहना चाह रहा है कि अगर हम आर्टिकल 13 की बात करें तो आर्टिकल 13 क्या सुनिश्चित करता है, आर्टिकल 13 ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी चीज के संदर्भ में
ठीक है, मौलिक अधिकार सर्वोच्च है, आप फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकते हो, इस बात को यहाँ पे बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 13 मौलिक अधिकार की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर था। ठीक है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में आप लोगों से डिस्कस कर दिया। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि समता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी, 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि सारे आर्टिकल्स कहाँ कहाँ पे किस किस नंबर पर दिए गए हैं, पर याद कर लेना। ठीक है, राइट टू इक्वेलिटी आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है, 18 पर खत्म होता है। ठीक है, सीसेट का प्रश्न यहाँ पर स्टार्ट होता है कि आर्टिकल 14 और 18 के बाद में कितने आर्टिकल्स हैं टोटल, 5 अनुच्छेद है भाई, ध्यान रखना, 14, 15, 16, 17, 18, 5 आर्टिकल्स यहाँ पर आते हैं। इन पांचों आर्टिकल्स को हम राइट टू इक्वेलिटी के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 14 टू 18 जो है ये आपके राइट टू इक्वलिटी को यहाँ पर शामिल करते हैं, जिसके अंतर्गत 5 आर्टिकल यहाँ पर दिया गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो, अच्छा ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, वो विधि के समक्ष समानता की बात करता है। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किसी व्यक्ति के धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है। आर्टिकल 16 ये कहता है कि लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता। ठीक है, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी की बात करता है यहाँ पर। आर्टिकल 17 कहते हैं अस्पृश्यता का अंत, मतलब अनटचेबिलिटी का एबॉलिशन, हटाना। और आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, किसी भी प्रकार की उपाधि यहाँ पर किसी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी, ये आर्टिकल 18 मेंशन करता है। ध्यान से समझना, इन सभी आर्टिकल्स के अंतर्गत कुछ कुछ युक्तियुक्त निबंधन और कुछ कुछ अपवाद यहाँ पर दिए गए हैं। वो अपवाद, ये सब चीजें जब क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपके सामने आएंगे तो एक बार पढ़ते चलना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, जैसे उपाधियों का तो अंत किया गया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो शिक्षा के लिए और सेना वालों को कुछ कुछ उपाधि यहाँ पे प्रदान कर सकती है। ठीक है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये उपाधि नहीं, आप इसको अपने नाम से पहले नहीं लगा सकते हो, ये एक अपराध है, ध्यान समझना। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर समझनी चाहिए। तो आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 राइट टू इक्वलिटी की बात किस प्रकार से करता है, किस आर्टिकल में क्या बातें दी गई है, हमने यहाँ पर डिटेल में एक बार देख लिया। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। ना समझना, कौन विधायन सत्ता पर, ठीक है, जो विधि है, जो लॉ है, उस पर कौन पूर्णतः नियंत्रण को लगाता है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, कहता है विधि के समक्ष समता, मतलब कोई लॉ किसी दो व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। तो लॉ के ऊपर नियंत्रण कौन लगा रहा है, आर्टिकल नंबर 14। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 क्या कर रहा है, लॉ पर नियंत्रण लगा रहा है। इसका मतलब ये कि विधायन सत्ता पर जो नियंत्रण लगता है वो आर्टिकल नंबर 14 के माध्यम से लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट था, हालांकि आपको बाकी आर्टिकल्स पता भी होंगे कि आर्टिकल 15 क्या कहता है भाई, कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के अवसर में समानता दी जाएगी। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही था। इसका मतलब कि केवल 14वां जो आर्टिकल था वही इस बात को यहाँ पर जस्टिफाई करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए विकल्प हो गया। ठीक है, अब देखो भाई, अच्छा ये कह रहा है कि मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 का जो केस है, ये भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से किस फंडामेंटल राइट को संशोधित यहाँ पर किया गया। ठीक है, किस फंडामेंटल राइट को यहाँ पर संशोधित किया गया, इसकी बात यहाँ पर किया गया। ठीक है, ध्यान समझना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार याद कर लेना होता क्या है यहाँ पर। ठीक है, देखो इसके तहत क्या होता है ना कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कुछ आरक्षण के कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेकर के आएगा। ठीक है, मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन, मतलब अस्पृश्यता के विरुद्ध जो अधिकार था ना, नहीं सॉरी, भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार है उसको इसके अंतर्गत टारगेट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट यहाँ पर जो अधिकार है उसको यहाँ पर दिया गया। ठीक है, इन्होंने इसके अंतर्गत क्या किया गया कि राज्य के द्वारा कुछ जातियों के लिए कुछ यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन यहाँ पर किए गए थे, उसकी बात इस केस के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, तो मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 का ये केस है, इंपॉर्टेंट केस है। इस केस के अंतर्गत क्या किया गया, तो इसके अंतर्गत डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट यहाँ पर अधिकारों पर चर्चा की गई। ठीक है, अब देखो भाई अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में, अभी हम लोक नियोजन तब से डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, लोक नियोजन, आर्टिकल 15 क्या था, वो था कि किसी भी व्यक्ति को हम उसके धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। आर्टिकल 16 क्या था, आर्टिकल 16 ये कह रहा था कि भाई लोक नियोजन के अवसर में समानता की बात कर रहा था।
ठीक है। तो लोक नियोजन के अवसर में समानता कहां पर आ रही है? आर्टिकल 16 के अंतर्गत आ रही है। और पूछ कह रहा है कि लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता कहां पर दी गई है? इसका मतलब है कि आर्टिकल 16 तो श्योर है। अब इस क्वेश्चन में गेम क्या खेला उसने? उसने आर्टिकल 16 को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 16(5). अब कंफ्यूजन यहां पर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बात समझना, जैसे आर्टिकल 16(1) और 16(2) जो है ना, वो लोक नियोजन के बारे में इक्वलिटी की बात करता है। आर्टिकल 16(3) और आर्टिकल 16(4), 16(5) ये कुछ रिजर्वेशन के संदर्भ में यहाँ पे कुछ प्रोविजंस किए गए हैं, उनकी बात करता है। ठीक है, तो रिजर्वेशन के संबंध में जो प्रोविजंस है वो 16(3), 16(4), 16(5) के अंतर्गत है। हालांकि 16(1) और 16(2) के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को लोक नियोजन के अवसर में समानता की बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, तो आई होप कि ये टॉपिक आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन फोकस करो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा कि निहित है कि निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? समानता के मौलिक अधिकार में यहां पर कौन सी बातें सम्मिलित नहीं है उसकी बात कर रहा है। क्या कह रहा है? कानून के समझ समानता, आर्टिकल नंबर 14 विधि के समझ समानता की बात कर रहा है। सामाजिक समानता मतलब वही बात है भाई, सामाजिक समानता का मतलब क्या होगी? अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी का उन्मूलन, आर्टिकल नंबर 17 आप लोगों का यहाँ पर आ गया। ठीक है, अवसर की समानता, आर्टिकल नंबर 16 यहाँ पर आप लोगों का आ गया। ठीक है, अपॉर्चुनिटी की समानता की बात कर रहा है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि आर्थिक समानता। आपको पता है अगर हमारे देश में भी आर्थिक समानता दे दी जाए ना, आधे लोग पागल हो जाएंगे। ठीक है, लोग कहेंगे फिर हम वो काम क्यों कर रहा है? ठीक है भाई, आर्थिक समानता है, हर व्यक्ति को समान रुपये मिलने वाला है, तो मुझे क्या मतलब है? ठीक है, तो आर्थिक समानता हमारे यहाँ पर नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, हमारे यहाँ पे कानून के समझ समानता है, सामाजिक समानता है, अवसर की समानता है, सारी बातें दी गई हैं। आर्थिक समानता हमारे यहाँ पर शामिल नहीं है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान समझना। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल क्षेत्रों में, ठीक है, समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य क्या कर सकता है? असमान लोगों के लिए भिन्न भिन्न व्यवहार कर सकता है। इसी को हम लोग आरक्षण का नाम समझते हैं। देखो बात बहुत क्लियर है कि इक्वेलिटी का मतलब क्या है। क्या इक्वेलिटी का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को सरकार सेम ट्रीट करेगी? नहीं, सरकार एक सेम बेस बनाने का प्रयास करती है कि उस सेम बेस के बाद आप अपना काम करो। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से अमीर चला आ रहा तो वो अमीर ही रह जाए। नहीं, हम सबको सेम बेस देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कमजोर है तो हम उसको थोड़ा सा ताकत देंगे, थोड़ा सा उसको सहारा देके खड़ा करेंगे और फिर कहेंगे अब ठीक है, तुम अपनी फाइट यहाँ पर खुद लड़ो। ठीक है, तो राइट टू इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि सरकार असमान लोगों को असमान तरीके से ट्रीट करती है, भिन्न भिन्न तरीके से यहाँ पर ट्रीट करती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गया? सही हो गया। सेकंड क्या कह रहा है यहाँ पर? कह रहा है, ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। समान लोगों में विधि, विधि की समान समान समता की बात करते हैं आर्टिकल 14 के अंतर्गत। सही बात है यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गया। मतलब दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? वो सही दिए गए। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या किया गया? सही दिया। और वो इस बात को एक्सप्लेन भी करता है कि विधि क्या होती है, सबके लिए समान होती है। ठीक है, और इसका मतलब ये होता है कि असमान लोगों के लिए हम अलग अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट समझना, यहां पर ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत डाउट आपके मन में आ सकता है यार वास्तव में इसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली 75-80% आप लॉजिक निकाल पाओगे। 20% क्वेश्चन में आप लॉजिक नहीं निकाल पाओगे, तो उसके लिए परेशान भी मत होना, ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर कर देना। ठीक है, बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर वो इसका स्पष्टीकरण है कि नहीं है, ये सोचना थोड़ा सा टफ है। ठीक है, लेकिन हाँ ये बात तो दिख रही है कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गए। जब आपको ये बात ना भी समझ में आए कि भाई इसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, तो ऐसे केस में आप जनरली एक्सप्लेनेशन सही मान करके आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारे केस में क्वेश्चन सही हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम सही मानेंगे। और अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़ भी लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सही स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया गया है, बस ये बात, इसी बात को यहाँ पर क्लियर तौर पर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्वेश्चन कहना क्या चाहता हूं मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। असर्शन यहाँ पर ये था, कथन यहाँ पर ये था कि सरकार सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य, जैसे कि पॉलिटिकल क्षेत्र में क्या हो रहा है भाई, हम आरक्षित सीटें यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं।
ठीक है, ताकि हम हर व्यक्ति को एक सेम मौका यहाँ पर दे सके। ठीक है, तो असमान लोगों के लिए सरकार भिन्न भिन्न तरीके से व्यवहार कर सकती है, कथन सत्य है। जो रीजन यहाँ पर दिया गया आर्टिकल नंबर 14 की बात कर रहा है कि समता के विधि के समान समता की बात कर रहा है, वो कथन भी यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है, दोनों कथन सत्य है, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर सही दिया गया है। इस बात को मान करके हम लोग आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने, ठीक है ध्यान समझिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, सामान्य कार्य के लिए इक्वल इनकम फॉर द इक्वल वर्क की जो बात यहाँ पर की जा रही है, वो किस फंडामेंटल राइट के निगमन निर्देश को यहाँ पर बनाया गया है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने या फिर कोर्ट ने किस आधार पर समान कार्य के लिए समान वेतन को यहाँ पर माना हुआ है? इस बात को समझने का प्रयास करो। ठीक है, क्या समझना? यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा है। पहला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि संविधान के प्रियम्बल में जो समाजवादी शब्द प्रयोग किया गया है, उसका मतलब ये है कि हम समान कार्य के लिए समान वेतन को करें। ठीक है, अगला देखो भाई क्या कह रहा है कि ए को, मतलब पहले वाले स्टेटमेंट को संविधान के आर्टिकल 14 के साथ, मतलब विधि की समता के साथ मिला करके पढ़ोगे तो ये कॉन्सेप्ट निकल करके आएगा। फिर कह रहा है ए को अगर हम संविधान के आर्टिकल 16 लोक नियोजन के अवसर में समानता, इसके साथ जब मिला करके पढ़ेंगे तो आपका समान कार्य के लिए समान वेतन निकल करके आएगा। तो मतलब ये हुआ कि जनरली आप ऐसे केस में क्या कर सकते हो कि जब तीनों ही स्टेटमेंट को हम एक साथ पढ़ते हैं तब जाकर के बात क्लियर होती है कि सरकार या फिर कोर्ट ये बात कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात मेंशन की गई है। देखो कई बार क्या होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी चीजों को डिफाइन करती है और वो डिफाइन करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स लेती है। जैसे कि एक आप देखो यहाँ पे तो आर्टिकल नंबर 39 डी दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 39 डी दिया गया। 39 डी क्या कहता है? वो ये बात कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। ये कहाँ से निकल करके आया? निकल करके यहाँ से आया कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द प्रयोग किया गया। संविधान के आर्टिकल 14 में हमने विधि की समता की बात किया। संविधान के आर्टिकल नंबर 16 में हमने क्या की बात किया कि लोक नियोजन के अवसर में समानता की बात यहाँ पर किया। ठीक है, तो इन सब चीजों को जब आप मिला करके पढ़ते हो तब ये बात निकल करके आती है कि हम समान कार्य के लिए समान वेतन यहाँ पर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो इस बात को यहाँ पर समझना। अब देखो भाई, ठीक है, अब देखो अच्छा, ये जो केस था, केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हो केस कौन सा था? केस था रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982। ठीक है, जैसे पिछली बार क्वेश्चन पूछा था ना कि मद्रास बनाम दुरायराजन वाला जो केस था वो किसके संदर्भ में था? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार के संदर्भ में था। तो अगली बार क्वेश्चन बन सकता है कि रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 किसके संदर्भ में है? तो ये इस संदर्भ में कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 39 डी को जब हम एक साथ पढ़ते मिला करके तो हमारी बात निकल कर आता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन यहाँ पर लागू किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो भाई, अब अगला क्वेश्चन समझो यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी के उन्मूलन की बात करता है? आर्टिकल नंबर 17 हमने तब से तो डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या है? धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान, वंश, इसके आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 क्या कह रहा है कि लोक नियोजन के अवसर में समानता रहेगी। आर्टिकल 18 क्या कह रहा है? उपाधियों का अंत रहेगा। तो आर्टिकल 17 क्या हो गया? अनटचेबिलिटी का अंत यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो 14वें का 20 का बहुत सिंपल यहाँ पर आंसर था। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में अनटचेबिलिटी का निवारण निम्नलिखित में से किन उपायों के द्वारा किया जा सकता है? एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट लेवल पर सही निकल करके आता है। ठीक है, या तो आप कानून बना करके अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दो। ठीक है, सरकार ने बनाया भी हुआ है। सरकार शिक्षा की उन्नति कर सकती है, सरकार निम्न वर्ग के लोगों को क्या कर सकती है? ठीक है, थोड़ा सा प्रमोट करके एजुकेशन दे करके अच्छा करा सकती है। सरकार जन जागरण, सरकार लोगों को अवेयर करा सकती है। सरकार नौकरियों में प्रवेश दिला करके, ठीक है, इस प्रकार के काम को कर सकती है, अनटचेबिलिटी को दूर कर सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आप विकल्प देखोगे तो किसी भी विकल्प में 1 2 3 4 नहीं दिया गया एक साथ। ठीक है, लेकिन 1 2 3 एक जगह दिया गया, इसको आप सही मान सकते हो। ठीक है, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर क्या हो गया? 1 2 3 हो गया। ठीक है, कई बार ऐसा आपके सामने होगा कि आपको चारों सही लग रहा है, लेकिन भाई सबसे जो ज्यादा 3 सही विकल्प था आप उनको चेंज करके यहाँ पर आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि ऐसा कोई विकल्प यहाँ पर ऑप्शन में दिया ही नहीं गया था। ठीक है, अब देखो भाई, ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, संरचनात्मक हिंसा की बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है कि असर्सन यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि जो अनटचेबिलिटी है वो संरचनात्मक हिंसा का, स्ट्रक्चर्ड हिंसा का एक सबसे खराब स्वरूप है। सही बात है। संरचनात्मक हिंसा का मतलब ये हुआ कि एक लेयर वाइज हिंसा यहाँ पर व्याप्त है कि ऊपर वाला नीचे को प्रभावित कर रहा है, नीचे वाला उसके नीचे को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, उसके नीचे वाला उसको नीचे वाले को प्रभावित कर रहा है। हर जगह ये अनटचेबिलिटी कॉन्सेप्ट फैला हुआ है। तो अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। सही बात है। और अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है, ये बात यहाँ पर कह रहा है। सही बात है भाई, धार्मिक स्वीकृति इसका एक बहुत बड़ा कारण है, इस बात को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है,
संरचनात्मक हिंसा को एक्सप्लेन भी इसी बात पर करा कि धार्मिक स्वीकृति इसीलिए अनटचेबिलिटी यहाँ पर विद्यमान है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही भी है और इसकी यहाँ पर व्याख्या भी सही प्रकार से ये करता है। ठीक है, अब देखो अब कह रहा है कि निम्नलिखित आर्टिकल्स में से कौन एक भिन्न वर्ग से आता है, कौन एक भिन्न वर्ग से आता है, मतलब ये सीसेट का क्वेश्चन दरअसल यहाँ पर दे दिया गया था वर्ष 2000 में यूपीपीसीएस ने इस क्वेश्चन को पूछ लिया था। क्वेश्चन क्या है फिर समझना, कौन सा एक भिन्न वर्ग के अंतर्गत है, तो कई प्रकार के वर्ग यहाँ पर बन सकते हैं। एक वर्ग तो वो बन सकता है जो 6 फंडामेंटल राइट मैंने आप लोगों को बताए थे कि राइट टू इक्वेलिटी, फिर आपका राइट टू फ्रीडम, फिर आपका जो आगे जो अधिकार मैंने आप लोगों को 6 अधिकार बताए थे वो अधिकार हो गए। तो एक तो वो क्लासिफिकेशन हो सकता है। एक क्लासिफिकेशन ये भी होता है कि कौन से फंडामेंटल राइट केवल भारतीयों के पास है और कौन से फंडामेंटल राइट विदेशियों के पास है। ठीक है, इस आधार पर भी हम कुछ कुछ यहाँ पे अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो 14 से लेकर के 18 तक आपका राइट टू इक्वलिटी में शामिल होता है। आर्टिकल 14, 15 और 16 यहाँ पर क्या हो गया, आप लोगों का ये सेम ग्रुप में शामिल हो गया। 14, 15, 16 आपका राइट टू इक्वलिटी में शामिल हो जाता है। तो भिन्न कौन सा बचा, भिन्न बचा आप लोगों का आर्टिकल 19 जो कि राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत शामिल, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको दूसरे कॉन्सेप्ट से सोचोगे कि भाई 15, 16, 19, 29 और 30 ये वो फंडामेंटल राइट है जो कि केवल भारतीयों के पास है, जो कि केवल भारतीयों के पास है। तो यहाँ पर देखो 15, 16, 19 एक क्लासिफिकेशन ये भी बन रहा है। तो एक तरीके से सीसेट का क्वेश्चन था, क्वेश्चन बनाने वाले ने कुछ सही लॉजिक लगा के बनाया था, बट उसको जब एक्सप्लेनेशन आना स्टार्ट हुआ तो कुछ कुछ अलग एक्सप्लेनेशन चला गया, तो इस क्वेश्चन को आगे चल करके हटा दिया गया। ठीक है, ध्यान समझना। बट इसका आंसर अगर एग्जैक्ट आंसर आप पूछोगे तो एग्जैक्ट आंसर ये होगा कि आर्टिकल 19 जो है वो एक भिन्न वर्ग का आर्टिकल है, क्योंकि हम यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। राइट टू इक्वलिटी में 14, 15, 16 एक साथ शामिल होता है और आर्टिकल 19 यहाँ पर शामिल नहीं होता है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों में दिया गया है। इससे पहले हमने क्वेश्चन क्या देखा था, हमने क्वेश्चन देखा था कि राइट टू इक्वलिटी 5 अनुच्छेदों में दिया गया है, याद है? सेम क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया है, बस वो राइट टू इक्वलिटी के संदर्भ में था। क्वेश्चन क्या था कि राइट टू इक्वलिटी 5 अनुच्छेदों में दिया गया है, वो आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया था, आर्टिकल 14 से 18। अब क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है 2016 में कि राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किन 4 आर्टिकल्स में डिवाइड किया गया है। तो आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 ये आपके वो 4 आर्टिकल्स हैं जिनमें राइट टू फ्रीडम की बात किया गया। इसलिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले एक बार सारे फंडामेंटल राइट का संक्षिप्त विवरण दे दिया कि भाई ये तो याद कर ही लो, ये तो सबसे जरूरी टॉपिक है आप लोगों के जो एग्जाम में पूछ सकता है। इसके बाद क्या है भाई, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा आर्टिकल प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कौन सा आर्टिकल यहाँ पर सुनिश्चित करता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको पता ही भाई इसका आंसर बताने लायक थोड़ी है। ठीक है, कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, वो आप लोगों का आर्टिकल नंबर 19 यहाँ पर हो गया। ठीक है, अच्छा ध्यान समझना, आर्टिकल 19 के अंतर्गत कई सारे अधिकार यहाँ पर दिए गए उसके अंतर्गत ही। ठीक है, एक बार उनकी भी रीडिंग करके आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन वहां से भी पूछा हुआ है, मैं भी आपको दिखाता भी हूँ कैसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, जैसे देखो अगला कह रहा है कि किस आर्टिकल में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। तो विधि की सम्यक प्रक्रिया किस लिए है, किसी व्यक्ति के जीवन यापन के संदर्भ में। ठीक है, तो विधि की स्थापित प्रक्रिया इस शब्द का जो प्रयोग है वो आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत किया गया है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। आपको पता होगा ये जो केस था, ये केस था मेनका गांधी बनाम कोई केस था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 1978 का केस था। इस केस में ये बात बताया गया कि आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट डिफाइन यहाँ पर करता है। देखो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 को बहुत विस्तृत तौर पर डिफाइन करता है। सबसे बड़ा जो आर्टिकल है ना पूरे फंडामेंटल राइट में वो है आर्टिकल नंबर 21। तो आर्टिकल 21 में बहुत तरह के अधिकार दिए गए। आपको स्वच्छ वायु का अधिकार है, आपको स्वच्छ जीवन जीने का अधिकार है, आपको सोने का अधिकार है। जो रामदेव जी वाला जो केस हुआ था जहां पर पुलिस ने उनको रात के अंधेरे में उठा लिया था वहां से, ठीक है, तो वो केस क्या था, उसी केस के बाद ये आया कि भाई सोने का अधिकार भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। तो सारी बातें सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। ठीक है, तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ का जो केस था 1978 में, उसने ये डिफाइन किया कि दैहिक स्वतंत्रता किसी व्यक्ति का एक फंडामेंटल अधिकार है। इसका मतलब ये देख सकते स्वतंत्रता का कि व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार कहीं पर भी जा सकता है और उसमें विदेशी भ्रमण भी शामिल है और यहीं पर उनको पासपोर्ट यहाँ पर क्या किया गया था कि दिया गया था। ठीक है, कि आप जा सकते हो बाहर जाकर के। तो मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद के अंतर्गत आर्टिकल 21 क्या है, वो विदेश जाने के अधिकारों को अपने अंतर्गत शामिल करता है।
ठीक है, तो विदेश यात्रा का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल एक फंडामेंटल राइट यहाँ पर। ठीक है, अब देखो कह रहा कि निम्नलिखित में से किन्हें सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट के रूप में मान्यता प्रदान की हुई है। ठीक है, आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, अभी तो उसको हमने डिस्कस ही किया था, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बनाया था। ठीक है, विदेश यात्रा का अधिकार मेनका गांधी वाला केस यहाँ पर हो गया। आवास का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया गया। ठीक है, तो आर्टिकल 21 में ये तीनों के तीनों अधिकार आप लोगों को मेंशन कर दिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 21 बहुत विस्तृत है, बहुत डिटेल आर्टिकल है। ठीक है, इसमें बहुत सारी बातों को यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान देना। अब देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा आर्टिकल आर्टिकल 19(1) को आर्टिकल 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। मतलब क्या कि अगर आप आर्टिकल 19(1) को आर्टिकल 21 के साथ मिला करके पढ़ोगे तो क्या प्राप्त होगा। जनरली क्या होता है, देखो सुप्रीम कोर्ट ऐसे डिफाइन करता है चीजों को। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा कि ये एग्जैक्टली टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया फंडामेंटल राइट के अंतर्गत, लेकिन अगर आप आर्टिकल 9 के इस प्रोविजन को आर्टिकल 21 के इस प्रोविजन के साथ मिला करके जब पढ़ोगे तो ये नया फंडामेंटल राइट प्राप्त होता है। तो ये इसको हम लोग कहते हैं राइट टू प्राइवेसी की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है एकांतता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी की बात की जा रही है, ध्यान समझना। तो आर्टिकल 19(1) को आर्टिकल 21 के साथ जब मिला करके पढ़ोगे तो राइट टू प्राइवेसी निकल करके आप लोगों का आएगा। ठीक है, कि आपकी भी एकांतता का अधिकार यहाँ पर दिया गया है, और यही एकांतता का अधिकार आगे चल करके आप पढ़ते हो किसके अंतर्गत। एक केस और आता है। ठीक है, कौन सा केस था वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, रिसेंट का एक केस था जिस केस के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी दिया गया था। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पर उसके दिया गया। ठीक है, एक मिनट, ये देखिए ये जस्टिस केस पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ का वाद। ठीक है, आधार केस में, आधार मामले में क्या होता, जब जब आधार के इन्फॉर्मेशन लीक हो गए थे तो उस केस में के पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ वाद में सरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा था। ठीक है, कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में अंतर्निहित एक फंडामेंटल राइट है। ध्यान समझना, कई बार क्वेश्चन ये पूछेगा कि राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो आर्टिकल 21 में अंतर्निहित एक फंडामेंटल राइट है। इसको के.एस. पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ वाद में आधार केस में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने माना है फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात ध्यान समझना। आर्टिकल 21 में देखो कौन कौन से अधिकार दिए गए, कह रहा है अच्छे पर्यावरण का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, विधिक सहायता का अधिकार है आप लोगों का, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार है कि आपको एकांत कारावास नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, अगर आपके पास पीने योग्य शुद्ध जल अवेलेबल नहीं है तो आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है और आप कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ पर ये बात कह रहा है। अच्छी सड़कों का अधिकार, पता चला कि पूरे नागरिक अगले दिन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, सर हमारे यहाँ पर सड़क अच्छी नहीं अवेलेबल है। ठीक है, क्या कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक फंडामेंटल राइट यहाँ पर दिया गया है, ध्यान समझना। तो ये सारी बातें आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझोगे तब आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 21 में शामिल किया गया। एक चिकित्सक घायल की चिकित्सकीय सहायता करेगा ही करेगा, ये एक फंडामेंटल राइट में दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ फंडामेंटल राइट है कॉन्सेप्ट आप लोगों को आर्टिकल 21 में मिल जाते हैं। आर्टिकल 21 बहुत विस्तृत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार रीडिंग करना उसकी भी अलग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आता है। आर्टिकल 21 के दायरे में कौन सा यहाँ पर आर्टिकल नहीं आता है उसकी बात यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान देंगे तो आर्टिकल 21 में मृत्युदंड कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, मृत्युदंड यहाँ पर आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप मुझे सर मृत्युदंड चाहिए मुझे दे दो, नहीं, वो आपको फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, ना तो मृत्युदंड इसको वायलेट करता है क्योंकि विधि के माध्यम से मृत्युदंड दिया जा रहा है। एक लॉ है जो लॉ डिफाइन करता है कि भाई इस व्यक्ति को मृत्युदंड देना है या फिर नहीं देना है। तो आर्टिकल 21 के दायरे में ये चीज नहीं आती, बात ध्यान समझिएगा आप लोग, इसको आप यहाँ से एलिमिनेट कर दो। बाकी तीनों, एक चिकित्सक के द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता देना, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न और पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये तीनों आपके आर्टिकल 21 में शामिल होते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, करीब इसमें 60-70 क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट सेक्शन में। आज हमने 25 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिया, 10 क्वेश्चन आपके नागरिकता वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, एक बेसिक पोर्शन हमने कवर कर लिया। तो कल की जो क्लास होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी आप लोगों की इसकी, उसमें हम लोग बाकी फंडामेंटल राइट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, इससे पूरा टॉपिक आप लोगों का तैयार हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को दे दिया गया है, तो एक बार देखना। देखो क्या कहता है ना कि आर्टिकल, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया भी पहले भी, आर्टिकल 358 और 359 ये दोनों इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट के रोकने के संदर्भ में अधिकार होते हैं कि किस आधार पे फंडामेंटल राइट को यहाँ पर रोका सकता है। ठीक है, आर्टिकल 358 ये कहता है कि आर्टिकल 19 का निलंबन हो जाएगा अगर क्या हो गया है
भारत में बाह्य आक्रमण हो गया है। आर्टिकल 359 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके बाकी फंडामेंटल राइट के लागू होने को निलंबित करता है। ध्यान समझना, वो फंडामेंटल राइट निलंबित नहीं होता है। जहां पर आर्टिकल 358 के अंतर्गत आर्टिकल 19 निलंबित हो जाता है, वहीं पर आर्टिकल 359 के अंतर्गत आर्टिकल निलंबित नहीं होते, बाकी केवल उनका लागू होना, मतलब आर्टिकल 32 निलंबित होता है। डिफरेंस बहुत माइन्यूट है, बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि आर्टिकल 359 इस बात को डिक्लेयर करता है कि नहीं भाई, हम सारे फंडामेंटल को निलंबित नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल उसके लागू होने को, लागू कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो अधिकार, आर्टिकल नंबर 32, जिसको अंबेडकर जी ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, तो केवल वो यहां पर निलंबित होता है, ये बात समझना। और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त या सीमित नहीं किया सकता, तो आर्टिकल 20 और 21 इन दोनों को छोड़ करके, ठीक है, बाकी फंडामेंटल राइट पर असर पड़ता है, मतलब इन दोनों पर तो असर नहीं पड़ेगा। तो 20 और 21 क्या है आपको पता है? 21 क्या है भाई? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। तो यहाँ पर एक ही विकल्प आप लोगों को दिख रहा है, बहुत ही इजिली यहाँ पर इसका आंसर आ गया, टिक करके आगे बढ़ जाए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। देखो जो भी पीसीएस भी ना जब क्वेश्चंस पूछती है फंडामेंटल राइट के, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं पूछती है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछती है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर आयोग ने पूछे हुए हैं। इन क्वेश्चन से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जो पूरी सीरीज आप लोगों की चल रही है 15,000 एमसीक्यू की, उनको साथ साथ में करते रहो। जो क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है उनको डिस्कस करो, यहाँ पर देखो, उसके बाद खुद से भी प्रैक्टिस करो उन क्वेश्चंस की। वो बुक ओपन कर लो पैरेलली अपने पास और एक बार उसकी रीडिंग कर लो। भाई आपको मैंने यहाँ पर 1 घंटे में 50 मिनट में हमने यहाँ पर करीब 40 क्वेश्चन डिस्कस किया आज, ठीक है। इन 40 क्वेश्चन को जब आप फिर से लगाने जाओगे ना, आपको केवल 15 मिनट लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेगा। तो ये फायदा होगा जब आप इसका बाद में रिवीजन करोगे तो, ठीक है। तो ये दोनों काम पैरेलली करते रहिए। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है यूपीपीसीएस की, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, वहां पे कॉन्टैक्ट कर लेना। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आरओ के लिए जो प्रीलिम्स का पहला मॉक टेस्ट है वो 16 तारीख को होने वाला, आप लोग उसको भी वहां पर दे सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर पर मिल जाएगी, व्हाट्सअप कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।